हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसको सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो एनसीईआरटी बुक को सामने लेके बैठ के रिवीजन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी तुम्हारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मैंने एक लेक्चर में ऑलरेडी हेलो के बारे में बता दिया है सारा सब कुछ, ठीक है। होप कि बहुत अच्छा लगेगा ये लेक्चर। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले एल्केन के बारे में, हम बारे में पढ़ना है हम लोग को, और एल्केन के बारे में। स्टार्ट करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। देखो, सबसे पहले एल्केन का मैन्युफैक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन बनता कैसे है। अगर तुम एल्किन या एल्काइन को तुम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे और वहाँ प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल यूज करोगे, वहाँ क्या वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा, कि जो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल लेते हैं, इसमें जो निकेल होता है ना, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रिक्वायरमेंट होता है उसका, ठीक है ना। निकेल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। लेकिन प्लेटिनम अगर पैलेडियम यूज करोगे तो उसके लिए रूम टेम्परेचर मतलब सफिशिएंट होता है। अब दूसरा बात करते हैं एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड को जब तुम हाइड्रोजनेशन यहाँ करोगे जिंक डाइल्यूट HCl में, तो वहाँ पे एल्केन बन जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि CH3Cl प्लस H2 रिएक्ट करोगे तुम Zn डाइल्यूट HCl में, तो CH4 प्लस HCl बनता है। बात करते हैं एल्काइल हैलाइड का। ये तुमको बेसिकली वुड्स रिएक्शन है। जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो सोडियम ट्राइथर में, तो एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है। और यहाँ पे जो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आएगा तुमको, एल्केन आएगा, वो इवन नंबर का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ब्रोमो इथेन है, 2 ब्रोमो इथेन होगा, सोडियम और यहाँ पे ट्राई इथेन में तुम रिएक्ट करोगे तो वहाँ इथेन बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोडा लाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको जब हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन उसका कम हो जाता है और एक कार्बन कम का एल्केन मिलता है। जैसे देखो, सोडियम सॉल्ट है यहाँ पे सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किए तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो गया और सोडियम कार्बोनेट में। यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन था, यहाँ 1 कार्बन का प्रोडक्ट आया, ठीक है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में देखेंगे कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, देखो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, एल्केन देता है। और जो एल्केन बनता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है एट एनोड, याद रखना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड। जैसे एनोड पे क्या होता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनता है, जैसे इथेन ब्यूटेन, याद रखना, इवन बनता है, ऑड नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि प्रोपेन और पेंटेन बना दोगे, नहीं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाना इथेन और ब्यूटेन का। और कैथोड पे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का बात करो एल्केन का विथ हेलोजेंस, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ध्यान रखना। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का बात करोगे एल्केन के साथ में, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम बोलते हैं, जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। फास्टली रिवीजन करना है, फास्ट बोल करके, ठीक है। बात करते हैं हेलोजिनेशन का। तो हेलोजिनेशन जो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और क्या होता है, जब क्लोरीन को तुम HMU के यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ले आओ या फिर UV लाइट के प्रेजेंस में, वहाँ क्या करता है, वो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अटैच हो जाता है। और ये फर्दर मतलब अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल के पे डिपेंड करता है कि उसका क्वांटिटी कितना है, वो फर्दर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना। और फ्लोरिनेशन जो होता है ना, वो मतलब 2 वॉयलेंट होता है हेलोजिनेशन में, ठीक है ना। और आयोडीनेशन जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। इसलिए जब भी हम लोग आयोडीनेशन रिएक्शन करते हैं, हम लोग उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज HiO3 और HNO3 यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, आयोडीनेशन रिएक्शन में जब मीथेन को तुम आयोडीन के साथ रिएक्ट किए, मिथाइल आयोडाइड बना, HI बनता है। और यही HI जो है ना, उसको क्या करता है, HiO3 कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन प्लस H2O2 में, ठीक है ना, याद रखना चाहिए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करोगे, जो मीथेन होता है, जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर में, मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वही बात करोगे अगर तुम मीथेन और ऑक्सीजन का, तो मोलिब्डेनम का ट्राईऑक्साइड में जब रिएक्ट करोगे तो मिथेनॉल बन जाता है। और वही अगर तुम यहाँ पे इथेन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CH3COO का होल प्लस Mn में रिएक्ट करोगे, यहाँ पे इथेनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। फास्टली पढ़ने में थोड़ा टंग स्लिप कर सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। फास्ट, लेकिन हम लोग को फास्ट रिवीजन करना है जितना पॉसिबल हो पाए।
ऑर्डिनरी एटम जो होता है ना वो रेसिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। देखो ऑर्डिनरी एल्केन जो होता है वो तुमको रेसिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन को, लेकिन ऐसा एल्केन जिसके पास टर्सरी हाइड्रोजन एटम होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या है 2-मिथाइल प्रोपेन है, टर्सरी एल्केन है। यहाँ पे जब तुम K-4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो ये 2-मिथाइल प्रोपेन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, देखो जब नॉर्मल एल्केन को तुम रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl में और हिट करोगे तो वहां पे ब्रांच्ड चेन एल्केन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो नॉर्मल हेक्सेन को जब हमने एनहाइड्रस AlCl3 HCl में हिट किया तो यहाँ पे 2-मिथाइल पेंटेन बना और यहाँ पे 3-मिथाइल पेंटेन बना, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, देखो एरोमेटाइजेशन करवाना है तो तुमको कम से कम 6 या उससे ज़्यादा तुमको कार्बन एटम का जरूरत होगा। और इसमें क्या होता है रिएजेंट जो होता है वो होता है तुमको वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है। और जो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है वो सपोर्टेड होता है ओवर एल्यूमिना यानी कि Al2O3। और इसमें जो कैल्विन यूज करते हो 773 कैल्विन हीट होगा और 10 से 20 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है नॉर्मल हेक्सेन तुमको कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, यहाँ देखो वही रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मीथेन का। देखो मीथेन को जब स्टीम से रिएक्ट करोगे ना, स्टीम से जब पास करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 1273 कैल्विन। सो 1273 केल्विन क्यों करवा रहे हैं, देखो यहाँ पे निकेल है और निकेल के लिए कभी भी तुमको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ता है। सो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन जो गैस बनता है, ये हाइड्रोजन जो बना है ना ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना। पायरोलाइसिस का बात करते हैं या क्रैकिंग का, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा पायरोलाइसिस मतलब पायरो मतलब हीट होता है ना। सो यहाँ पे क्या होगा ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या जो टेम्परेचर होता है वो तुमको 773 केल्विन होता है जब तुमको हेक्सेन के साथ रिएक्ट करते हो। अब जब हेक्सेन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ देखो क्या करना, हेक्सिन बन गया, ठीक है ना, ब्यूटीन बन गया फिर यहाँ पे देखो यहाँ प्रोपेन बन गया और उसके साथ हाइड्रोजन C2H6 C2H4 CH4 ये रिलीज हो गया। अब अगर वही डोडेकेन का बात करोगे, देखो डोडेकेन क्या होता है, डोडेकेन एक कंस्टिट्यूएंट होता है केरोसिन ऑयल का, ठीक है। जब डोडेकेन को तुम प्लेटिनम पैलेडियम और निकल में 973 केल्विन में हीट करोगे ना तो यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा, एक तो हेप्टेन बन जाता है, फिर एक पेंटीन बनता है और अदर प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना। यहाँ देखो डोडेकेन लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल। अगर केरोसिन ऑयल का तुम पायरोलाइसिस करोगे तो तुमको ऑयल गैस मिलेगा और अगर पेट्रोल का तुम पायरोलाइसिस करोगे तो पेट्रोल गैस मिलेगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इथेन। देखो कॉन्फॉर्मेशन का अगर बात करोगे ना सो किसी का भी कॉन्फॉर्मेशन इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। सो इथेन का भी जो कॉन्फॉर्मेशन होता है इनफाइनाइट नंबर का होता है और जितने सारे कॉन्फॉर्मेशन बन जाए डजेंट मैटर, सबका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ बराबर होता है। नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, आ भी सकता है आगे भी। बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो स्टैगर्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी एक्लिप्स से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, देखो टॉर्सनल स्ट्रेंथ जो होता है वो स्टैगर्ड का बहुत कम होता है और जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेंथ कम होगा इसका स्टेबिलिटी हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट ये क्या होता है, देखो पार्सली डीएक्टिवेटेड जो पैलेडाइज्ड चारकोल होता है उसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। पार्सली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल को बोलते हैं हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। और जो ये पैलेडाइज्ड चारकोल होता है वो डीएक्टिवेटेड कैसे होता है, सो उसको जब रिएक्ट करते हैं विथ पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन सो उससे वो डीएक्टिवेट कर जाता है। अब अगर एल्काइन में अगर हाइड्रोजन डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल यानी कि लिंडलर कैटलिस्ट सो वहां पे सिस एल्किन का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर एल्काइन को तुम हाइड्रोजन में रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया वहां पे ट्रांस एल्किन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ट्रांस एल्किन बनता है ना ये रिएक्शन सारा का सारा है बिर्च रिडक्शन, ठीक है, बिर्च रिडक्शन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या होता है, देखो ये होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एल्काइल हैलाइड को तुम एल्कोहलिक पोटास यानी कि एल्कोहलियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हो तो वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिटरमाइंड होता है बाई नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड एल्काइल ग्रुप। याद रखना कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का वो डिटरमाइंड होता है बाई नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड एल्काइल ग्रुप, याद रखना। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन बात करोगे हैलोजन के टर्म में तो आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन का। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बात करोगे एल्काइल ग्रुप का तो वहां पे 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग फिर से एक बार डिहैलोजिनेशन रिएक्शन की, तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो
इथेन है, ठीक है। इसमें अगर तुम जिंक को डालोगे ना तो ये जिंक क्या करता है, ये दोनों ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके जिंक ब्रोमाइड बनाता है और इथिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं हम एसिडिक डिहाइड्रेशन अल्कोहल का, ठीक है, ये भी तुमको एक तरह का तुमको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ देखो, अल्कोहल को जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इथेनॉल है, यहाँ इथेनॉल को जब तुम कॉन्क H2SO4 में हिट किए तो इथिन का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं तुम इथिन के साथ अगर ब्रोमीन को अगर तुम रिएक्ट करोगे इन CCl4, तो देखो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो ब्रोमीन होता है उसका रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन कलर होता है। अगर हम लोग उसको अगर इसमें रिएक्ट करते हैं और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ ना, तो इसका जो कलर प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाता है यानी डिस्चार्ज हो जाता है। सो इसको हम लोग यूज करते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में, कि अगर ब्रोमीन अगर ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे जिसके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सो उसका क्या होगा कि वो कलर प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। डेट्स वाई टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में अगर डबल बॉन्ड का पता करना है, ट्रिपल बॉन्ड का पता करना है, तो हम लोग यूज करते हैं तुमको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है, जब इथिन को जब तुम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किए CCl4 में 1,2-डाइब्रोमो इथेन बना, और रेडियस ऑरेंज जो कलर होता है ब्रोमीन का सॉल्यूशन में CCl4 में, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, जब ब्रोमीन ऐड करते हैं हम लोग अनसैचुरेशन साइड पे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही बोलते हैं। और यहाँ पे एक साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन भी होता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का बात करोगे तो ये भी तुमको एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होता है एल्कीन में। अब इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl। मार्कोनिकॉव रूल का बात करोगे तो देखो, कभी भी क्या होगा जब तुमको डबल बॉन्ड आता है कंपाउंड में, जैसे कि यहाँ प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है, जब HPr के साथ रिएक्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हुआ एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे प्लस चार्ज होगा, जहाँ स्टेबल होगा कार्बोकटायन, जहाँ स्टेबल होगा वहाँ पे आके ब्रोमीन तुमको अटैच होना चाहेगा, और जहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा वो होता है तुमको मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव में वो रूल अलग हो जाता है। देखो इसको ऐसे याद करोगे कि जहां कम हाइड्रोजन एटम होगा वहां आके ब्रोमीन अटैच होगा, वो मेजर होगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ अटैच हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ आके अटैच हो गया ब्रोमीन, तो ये ज़्यादा मेजर, और माइनर जहाँ पे हाई ज़्यादा था। याद रखना उल्टा होगा एंटी मार्कोनिकॉव, यहाँ पे जहाँ से मेजर हो गया तुम्हारा, कम हाइड्रोजन पे अटैच हुआ तो ब्रोमीन तुमको ज़्यादा ये मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा। और एंटी मार्कोनिकॉव में जहाँ अधिक होगा यानी कि ए से अधिक, यानी कि जहाँ अधिक हाइड्रोजन होगा वहाँ अटैच होगा ब्रोमीन एंटी मार्कोनिकॉव में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट, ठीक है। ये बस HBr के साथ होता है, और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगा। अदरवाइज तुम HCl ले लो, पेरोक्साइड ले लो, तब भी नहीं होगा। HF ले लो, पेरोक्साइड ले लो, तभी नहीं होगा। HI ले लो और पेरोक्साइड ले लो, तभी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होता है, ओनली HBr क्यों होता है? देखो HCl और HF का बात करोगे, हाइड्रोजन फ्लाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का, सो उसका क्या होता है कि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विथ रिस्पेक्ट टू HBr, ठीक है। सो उतना इनफ एनर्जी नहीं मिलता है, तो वो होता नहीं है पॉसिबल। और HI का बात करोगे तो HI बहुत वीकर होता है, ठीक है। डेट्स वाई HI को यूज नहीं करते हैं। सो HBr का जो रेंज होता है वो बहुत अच्छा होता है, डेट्स वाई हम लोग HBr को यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, प्रोपीन को जब रिएक्ट करोगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्मल ब्रोमीन बन रहा है ना, 1 पोजीशन में तुमको ब्रोमीन किया। सो मैंने बताया है कि A से एंटी और A से अधिक, जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होगा वहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। ये भी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। अब देखो बात करते हैं एल्कीन का और कोल्ड कॉन्क H2SO4 का। सो जब एल्कीन को कोल्ड कॉन्क H2SO4 में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ध्यान रखना, एल्कीन प्लस कोल्ड कॉन्क H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और ये जो होता है ये भी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब तुम देख सकते हो इथीन है, यहाँ पे जो तुम H2SO4 रिएक्ट किए, सो यहाँ पे C2H5HSO4 बना, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम लोग अभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमर जो होता है एल्किन और एल्काइन का, ठीक है। सो होता है क्या बेसिकली, देखो एल्केन में कितने स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एल्किन में कितने पॉसिबल हो सकते हैं, एल्काइन में कितने पॉसिबल हो सकते हैं। सो ये NCERT के थ्रू हम लोग जाते हैं। देखो तुमको मीथेन में 1, इथेन का 1, प्रोपेन का 1, ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नॉनेन का 35 और डेकेन का 75, इतना स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल होता है। सो इसको ऐसे याद करोगे, 111, 235, 9, 18, 35, 75, इसको ऐसे याद करो, 111, 235,
9 18 35 75, इसको ऐसे याद कर लो। अब बात करते हैं एल्कीन का। देखो एल्कीन में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटेन, इसको ऐसे याद करोगे 1135, 1135, ठीक है। 11 और 3, 113 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं एल्काइन का। सो एल्काइन का भी जो फर्स्ट 2 मेंबर होगा इसके जैसा, यानी कि फर्स्ट 2 मेंबर जो इसका था, इसका भी देखो, इसका जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन है, फिर प्रोपाइन है, इसका भी 1 1 होता है, और ब्यूटाइन का 2 होता है, पेंटाइन का 3 होता है, और हेक्साइन का 7 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नीट में भी कभी भी क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब एल्कीन का जो रिएक्शन होगा वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। सो देखो यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे और हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ भी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेंगे और हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। एल्कीन प्लस वाटर कॉन्क H2SO4 अल्कोहल बनता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर एल्कीन्स प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डाइल्यूट कोल्ड एक्वस KNO4 273 केल्विन, यहाँ पे रिएजेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एल्किन ग्लाइकोल बनता है। एल्किन ग्लाइकोल क्या होता है, देखो जब इथिन को रिएक्ट के वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइल्यूट कोल्ड एक्वस KNO4 होगा और 273 केल्विन का हीट होगा जब, ठीक है। सो यहाँ पे इथेन 1,2 डायल बनता है, यही है, ठीक है। जैसे यहाँ प्रोपेन 1,2 डायल करें, बताया कि प्रोपेन को जब वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, सो यहाँ पे प्रोपेन 1,2 डायल बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कीन्स का। जब रिएक्शन करोगे एसिडिक KNO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में, सो वहाँ पे कीटोन बन सकता है या एसिड बन सकता है, ये डिपेंड करता है तुमको नेचर ऑफ एल्कीन और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे। जैसे देखो यहाँ पे प्रोपीन बन रहा है, यहाँ पे तुमको 2 मिथाइल प्रोपीन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, सो यहाँ पे प्रोपेन 2 1 बना, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया यहाँ से, ये कार्बन ब्रेक होगा जब, सो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपीन बन गया, ठीक है। यहाँ पे अनसिमेट्री देखना, जहाँ पे अनसिमेट्री होगा वहाँ कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ सिमिट्री है, यहाँ सिमिट्री प्रेजेंट है, यहाँ सिमिट्री प्रेजेंट है, सो यहाँ पे क्या होगा कि 2 तुमको इथेनोइक एसिड बनेगा जब ब्यूटेन 2 इनको जब रिएक्ट करोगे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, जब एल्कीन को तुम ओजोन के साथ रिएक्ट करते हो तो पहले ओजोनाइड बनता है, और फिर जब जिंक और वाटर रिएक्ट करोगे तो क्लीवेज होगा और वहाँ से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, ठीक है। ये हाईली यूजफुल होता है तुमको इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जब प्रोपीन को रिएक्ट किया ओजोन के प्रेजेंस में, सो पहले ओजोनाइड बना, और फिर जब जिंक और वाटर यूज किया, सो यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल बना, ठीक है। और वही जब 2 मिथाइल प्रोपेन लिया और फिर जब ओजोन के साथ रिएक्ट किया ओजोनाइड बना, फिर यहाँ पे जिंक और वाटर लिया, तो यहाँ पे मिथेनॉल प्लस प्रोपेन 2 ऑन बना, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन। देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन का जब रिएक्शन करते हैं हम लोग हैं, सो वहाँ कैल्शियम कार्बाइड बनता है, ठीक है। और वही कैल्शियम कार्बाइड को जब तुम फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन बनता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है तुमको इथाइन बनाने का, ठीक है। फिर अगर देखो, अगर मान के चलो तुमको तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, जैसे 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। अगर तुम वहाँ पे एल्कोहलिक पोटास यूज करोगे, एल्कोहलियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटास यूज करोगे, ठीक है ना, सो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही ब्रोमीन निकलेगा बाहर और वाटर निकलेगा। सो एक ब्रोमीन जब निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड आ गया और एक ब्रोमीन बच गया, और इस दूसरे ब्रोमीन को निकालने के लिए तुमको सोडा अमाइड यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम फिर से एल्कोहल पोटास यूज करोगे, नहीं, वहाँ पे तुमको सोडा अमाइड यूज करना है, ठीक है। सो वहाँ पे सोडा अमाइड यूज करोगे तो वो भी निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है तुमको, और सोडा अमाइड के साथ भी रिएक्शन होता है इथाइन का। देखो इथाइन जो होता है ना एसिडिक होता है, और वही एल्कीन और एल्केन नहीं होता है, ठीक है ना। सो इथाइन जो होता है, एल्काइन जो होता है, वो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, डेट्स वाई वो सोडियम मेटल और सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सोडा अमाइड और जो सोडियम मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सो यहाँ लिखा है सोडियम मेटल प्लस सोडा अमाइड आर स्ट्रॉन्ग बेसेस रिएक्ट्स विथ इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटाइलाइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ विथ सोडियम मेटल एंड सोडा अमाइड इन NaNH2 नॉट शोन बाय एल्कीन एंड एल्केन्स, सो यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्काइंस एल्कीन एंड एल्केन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, यहाँ पे जो इथाइन था उसको अगर तुम ब्रोमीन HBr के साथ रिएक्ट करोगे, सो पहले क्या होगा कि तुम्हारा एक ब्रोमीन आके अटैच होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर जब उसको फर्दर रिएक्ट करेंगे तो एक और ब्रोमीन आके अटैच होगा, ये इससे बनता है 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। अल्टीमेटली तुमको 2 ब्रोमीन अटैच होता है, वो डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा 3 कार्बन यहाँ प्रोपाइन है, ठीक है। जब HBr से रिएक्ट करोगे तो पहले आ करके यहाँ पे क्या हुआ कि एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक ब्रोमीन तुमको अटैच हुआ, और फिर ये जब फर्दर रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक और ब्रोमीन आके डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, अटैच हो जाएगा, और यहाँ बनेगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे है इथाइन। इथाइन को सब जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2H+ और 333 केल्विन का कंडीशन है, सो वहाँ पे क्या होगा कि पहले अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें आइसोमराइजेशन होगा और फिर वो इथेनॉल बन जाएगा। और यहाँ इस कंडीशन में देखो यहाँ पे 3 कार्बन प्रोपाइन है, ठीक है ना। सो जब 3 कार्बन हो गया, सो जब Hg+2H+ इन कंडीशन ऑफ 333 केल्विन जब हिट करोगे तो पहले अल्कोहल बनेगा, फिर आइसोमराइजेशन हो जाएगा, फिर प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक पोलिमराइजेशन क्या होता है, जैसे कि 3 मॉलिक्यूल तुम ले लो इथाइन का, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालोगे 873 केल्विन में, सो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है तुमको साइक्लिक पोलिमराइजेशन। बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का, ठीक है। सो COONA जो बेंजीन पे है, अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, कार्बन निकल जाता है, ठीक है। सो यह सोडियम कार्बोनेट निकल गया और यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। एरोमेटिसिटी कौन कौन देगा या शो करेगा, इसका डिसीजन हैकेल्स रूल के थ्रू होता है, ठीक है। सो देखो इसके लिए क्या होगा, प्लेनरिटी होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग में, और फिर होना चाहिए प्रेजेंस होना चाहिए तुमको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और जो n का वैल्यू होगा 0, 1, 2 होना चाहिए। बात करते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल का। अगर फिनॉल को तुम जिंक में डाल दोगे ना और हिट कर दोगे तो नॉर्मली तो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा प्लस बेंजीन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन की। देखो एक यहाँ पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, याद रखना हमेशा कि कभी भी लोअर एल्केन कभी भी शो नहीं करता है। वैसे ये एल्काइन का टॉपिक है अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कभी भी लोअर एल्केन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन शो नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रेशन के। जब बेंजीन को कॉन्क HNO3 में जब रिएक्ट करोगे कॉन्क H2SO4 के साथ में, और जो कंडीशन होगा 323 से 333 केल्विन का, सो वहाँ नाइट्रोबेंजीन बनेगा और अल्कोहल बनेगा, ठीक है। सॉरी, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और वाटर बनेगा। जब हेलोजिनेशन करोगे तो याद रखना हमेशा हेलोजिनेशन में बेंजीन के साथ क्लोरीन जब आता है एनहाइड्रस FeCl3 या FeBr3 या AlCl3, वहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनता है, HCl निकलता है। और वही अगर सल्फोनेशन का बात करोगे तो वहाँ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, यानी कि H2SO4SO3 यूज करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और बेंजीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और वाटर रिलीज होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सो इसमें होता क्या है बेसिकली कि बेंजीन के साथ जब तुम मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करोगे एनहाइड्रस AlCl3 में, तो यहाँ टोल्यूइन बनेगा प्लस HCl निकलेगा। वही अगर बेंजीन के साथ तुम यहाँ पे इथाइल क्लोराइड यूज करोगे एनहाइड्रस AlCl3 में, तो यहाँ इथाइल बेंजीन बनेगा, HC निकलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में नीचे दिया हुआ है कि आइसोप्रोपाइल जो बेंजीन बनता है कैसे बनता है। देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए तुमको यहाँ बेंजीन लेना पड़ेगा प्लस 1 क्लोरोप्रोपेन लेना पड़ेगा, और कंडीशन सेम रखोगे तो वहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोसन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। याद रखना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो यहाँ जब बेंजीन को तुम रिएक्ट करोगे एसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, या एसिटाइल क्लोराइड इसको बोलो, एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करोगे, सो यहाँ एसिटोफिनोन बनता है और HCl गैस का लिबरेशन होता है। वही अगर फिर सेकेंड वाले में देखोगे कि बेंजीन के साथ जब तुम एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बेंजीन पे COCH3 बना और एसिटिक एसिड निकल गया। ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो बेंजीन में जब तुम 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल दोगे एनहाइड्रस AlCl3 और डार्क कोल्ड कंडीशन रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और वहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाता है, और इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे 6 HCl निकल जाता है, जो हाइड्रोजन निकलता है वो Cl के साथ कंबाइन करके चला जाता है और Cl बना लेता है, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब अगले पेज में यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है कि नाइट्रेशन के केस में जब नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है NO2+। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको एज एसिड, और जो नाइट्रिक एसिड होता है एज अ बेस हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। देखो ये दोनों एडिशन रिएक्शन है, जैसे कि जब बेंजीन को तुम अंडर वाइग्रस कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे निकेल यूज करोगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, और वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है बाई हेक्सिन, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन है ये।
फिर अगर बात करते हो तुम बेंजीन को, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे, 3 मॉलिक्यूल तुम क्लोरीन का होगा, यूवी लाइट होगा, 500 केल्विन होगा, सो वहां पे क्या होता है कि तुमको BHC बनता है, गैमेक्सेन बनता है जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, और ये भी एडिशन रिएक्शन है। सो फाइनली हम लोग का हाइड्रोकार्बन भी रेडी हो गया है 25 मिनट के अंदर में। पूरा एनसीईआरटी मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए। और अभी हम लोग और सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, पूरा एनसीईआरटी करेंगे, अच्छे से करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।